डेली में मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आप देख रहे हैं द संभल फाइल्स। सीएम योगी आज विधानसभा में संभल हिंसा पर जमकर बरसे और संभल दंगों का पूरा इतिहास खोलकर रख दिया। योगी ने विपक्ष पर ऐसे तीखे प्रहार किए कि सदन में सन्नाटा छा गया। उन्होंने कहा कि संभल में दंगों का लंबा इतिहास है। 1947 से संभल में दंगे हो रहे हैं। 1978 में संभल में नरसंहार हुआ। 184 हिंदुओं की हत्या की गई। हिंदुओं के घरों को जला दिया गया। हिंदू आबादी को पलायन के लिए मजबूर किया गया। अब तक 209 हिंदुओं की हत्या संभल में हुई है, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने कभी संवेदना तक व्यक्त नहीं की। आज संभल हिंसा पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। योगी ने कहा कि कोर्ट के आदेश पर शांतिपूर्ण तरीके से शाही मस्जिद का सर्वे हो रहा था। कोर्ट के आदेश पर टीम गई थी। 2 दिन माहौल शांतिपूर्ण रहा, लेकिन जुमे के दिन भड़काऊ तकरीरें की गई और फिर अगले दिन हिंसा भड़क गई। योगी ने सवाल किया कि मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में ही दंगे क्यों होते हैं? हिंदुओं के जुलूस पर ही पत्थरबाजी क्यों की जाती है? कुंदरखी में समाजवादी पार्टी की हार से लेकर संभल में मिले प्राचीन शिव मंदिर तक योगी ने पूरी संभल फाइल्स खोलकर रख दी। उन्होंने कहा कि रातों रात मंदिर नहीं मिला है। 46 साल से मंदिर को बंद क्यों रखा गया? 46 साल से इस मंदिर को क्यों नहीं खोला गया? प्रशासन ने इस मंदिर को खुलवाया है। मंदिर में शिवलिंग, हनुमान जी की मूर्ति, मंदिर परिसर में कुआं मिला है। क्या ये रातों रात आ गए? क्या किसी ने वहां इसे रखवा दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। आइए आपको सुनाते हैं संभल हिंसा में और दंगों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में आज क्या कुछ कहा। हिंदू मोहल्ले से और हिंदू मंदिर के सामने से मुस्लिम जुलूस निकल सकता है, तो मुस्लिम मोहल्ले और मस्जिद के सामने से कोई हिंदू शोभा यात्रा क्यों नहीं निकल सकती? क्यों नहीं निकल सकती? और यहीं पे विवाद शुरू होता है। यानी आप चाहते हैं कि आपके पर्व और त्योहार तो शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाए। कौन नहीं कहता भी? आपके संभल में थे शिया सुन्नी का भी विवाद हुआ था। 1976 में पूरा विवाद तो शिया सुन्नी का था। उस समय जामा मस्जिद के कब्जे को लेकर के इसी बात का विवाद था। आप इस सच को धूल मत डालिए उस सच पे कि उत्तेजक नारे लगाए जा रहे थे। जय श्री राम का नारा उत्तेजक नहीं है, यह हमारी श्रद्धा का नारा है, हमारी आस्था का प्रतीक है। कल मैं आपसे कहूंगा कि अल्लाह अकबर का जो स्लोगन है, यह हमें अच्छा नहीं लगता। नहीं, आपको हम रोकें तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं, आपको नहीं, मुझे मतलब होने की आवश्यकता ही नहीं, मुझे आवश्यकता ही नहीं इसकी। नहीं, मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं है। मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि मेरी तो विरासत इतनी लंबी चौड़ी है, इतनी प्राचीन है कि मैं उस परंपरा को ही लेकर के चले जाऊं। मैं जय श्री राम का नारा, हर हर महादेव का नारा और राधे 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 के संबोधन से ही अपना पूरा जीवन काट सकता हूं। ये संभल में दंगों का जो इतिहास है 1947 से ही प्रारंभ होता है। 1947 में एक मौत होती है। 1948 में 6 लोग मारे जाते हैं। 1958 में भी दंगा होता है। 1962 में भी दंगा होता है। 1976 में भी 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी और 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था और 184 हिंदू मारे गए थे वहां। 184। मैं वही तो कह रहा हूं ना, आप उस सच को स्वीकार नहीं करेंगे, आप उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे। एक मृत्यु हुई 1982 में, फिर दंगा हुआ, एक मृत्यु हुई 1986 में, 4 लोग मारे गए और 1990 फिर 1992 में 5 मौतें हुई, 1996 में 2 मौतें हुई। ये लगातार ये सिलसिला चलता रहा 1947 से लेकर के अब तक
209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर, 209 हिंदुओं की। और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी दो शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। महोदय, जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये लोग कभी भी उन निर्दोष हिंदुओं के बारे में कभी दो शब्द नहीं कहे। संभल में मिले शिव मंदिर को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम और अभी और प्राचीन मंदिर मिलेंगे, ये दावा कर रहे हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने कहा है कि हम खोदने में नहीं, जोड़ने में विश्वास रखते हैं। कुछ दिन बाद 56 साल पुराना मिलेगा, फिर 76 साल पुराना भी मिलेगा, फिर 600 साल पुराना भी मिलेगा। भारत में ये दुर्भाग्य की बात है कि मंदिरों को तोड़ तोड़ कर हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई गई। लेकिन अब सनातन का दौर है। भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी, भगवान राम का मंदिर बनकर तैयार हो गया और आने वाले भगवान कल्की नारायण का मंदिर बन रहा है। तो ये सनातन के दौर का प्रतीक है। इस तरह की ड्राइव कहीं आप उत्तर प्रदेश में कर दो, देश में कर दो, कि बहुत सी चीजें आपको मिल जाएंगी। इसीलिए मैंने कहा, और कई बार मैंने आपके माध्यम से कहा, कि हम लोग खोदने वाले लोग नहीं हैं। इतिहास को, जिन इतिहास के पन्नों में कुछ खराब चीजें नहीं खोजना चाहते हैं, हम लोग नए रास्ते खोजने वाले लोग हैं। और जिनको अपने भविष्य के बारे में नहीं पता कि भविष्य क्या होगा, भविष्य में क्या बदलाव चाहते हैं, वो इतिहास में हमेशा रहते हैं। वहीं संभल के डीएम ने कहा, संभल में कई मंदिर और कुएं हैं जिन्हें खोजने का अभियान चलाया जाएगा। संभल में 19 कूप, 36 पूर्वे, 52 सराय और 68 तीर्थ माने जाते हैं। तो अभी पंडित जी ने बताया, हालांकि इसको हम और कंफर्मेशन करेंगे। ये कार्तिक महादेव मंदिर है और इसमें एक कूप भी मिला है, अमृत कूप है ये। और जितने भी मंदिर होते हैं उसके साथ में एक जल का केंद्र होता था, तो उसी के अंतर्गत ये दोनों मिले। अभी जो पंडित जी बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सहस्त्र वर्ष प्राचीन जो मूर्ति है और मंदिर है, किंतु वास्तव में तो अभी एएसआई को हमने पत्र लिखा है कूप के बारे में और मंदिर के बारे में। वो जब आएंगे, कार्बन डेटिंग होगी, उसके बाद इसका वास्तव में पता चलेगा। तो संभल में 46 साल पहले क्या हुआ था? 1978 के दंगे में 184 हिंदुओं की हत्या की साजिश किसने की? संभल का इतिहास खून से क्यों रंगा गया? आखिर संभल के तमाम मंदिरों पर किसने आक्रमण किया? संभल मस्जिद में हिंसा के पीछे का सच क्या है? ऐसे तमाम सवाल है जिस पर बातचीत, जिस पर बहस बहुत जरूरी है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दीपक सोनकर, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ रहे हैं, महंत रामदूत दास, हिंदू धर्मगुरु, जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, सैयद जवाद, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जोशी जी, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। आप मुख्य विपक्षी पार्टी हैं उत्तर प्रदेश में। योगी जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि 1978 में 185 हिंदुओं को मारा गया, समाजवादी पार्टी उफ तक नहीं करती, और जब हिंसा हुई संभल में जिसमें 4 लोगों की जान गई पथराव और आगजनी के बीच, तो उसको लेकर पूरे देश में माहौल बनाया जा रहा है। देखिए विवेक जी, हमें लगता है जो भी मुख्यमंत्री पद पर आसीन होता है उसका काम ये होता है कि जख्मों को मरहम लगाए। लेकिन हम देख पा रहे हैं माननीय योगी जी को कि किस प्रकार वो जख्मों को हरा करके अपनी 2027 की पिच को ठीक करने का काम कर रहे हैं। ये देश देख पा रहा है, और देश उनको, जब वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, देश उनको एक संवैधानिक पद पर हुआ मुख्यमंत्री के रूप में नहीं सुन पा रहा, बल्कि उनको सुन पा रहा है एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में उनको सुन पा रहा है। मुझे लगता है उनको आज उस संवैधानिक पद की शपथ ले लेनी चाहिए जो उन्होंने 25 करोड़ उत्तर प्रदेश के लोगों को के बीच में एक अच्छा सौहार्द बनाने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी आज इस प्रदेश का सौहार्द खोजने चली है और हम समाजवादी नए रास्ते खोलने चले हैं। तो ये खोजने और खोलने वाले रास्तों के बीच की लड़ाई है। प्रदेश की 25 करोड़ जनता तय कर देगी वो किसके साथ खड़े हैं। हम लोग माननीय अखिलेश यादव जी के सिपाही हैं,
समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम लोग खोलेंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं खोल पा रहे हैं नए रास्ते। वो विद्यार्थी जिनके स्कूल बंद हो गए, जिनके बसें बंद हो गए, बहुत बड़ा चल रहा है पूरे देश और विश्व में चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में कितने सारे स्कूल एक साथ बंद हो गए। उन बच्चों के लिए, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहे। उन बच्चे जो आज 5-5, 10-10 किलोमीटर जाते हैं और बाढ़ की अवस्था में स्कूल भी नहीं जा पाते, उनके लिए कोई रास्ते नहीं खोज पाए, महंगाई के लिए कोई रास्ता नहीं खोज पाए, परीक्षा लीक के लिए कोई रास्ता नहीं खोज पाए। आज लड़ाई खोजने और खोदने के बीच में, और निश्चित तौर पे हमें पूरा विश्वास है 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों ने 2024 में इस खोजने की राजनीति का अंत करा है और खोजने को का जो नए रास्ते खोजते हैं उनको विश्वास करने का काम करा है। और हम लोग फिर इंतजार करेंगे 2027 का भी कि हम लोग कि खोजने वाले लोग सही हैं या खोजने वाले लोग ठीक होंगे, ये प्रदेश की जनता बता देगी। उनका मार्ग अलग है, हमारा मार्ग अलग। तो क्या जोशी जी 78 के दोषियों को सजा नहीं मिलनी चाहिए? उन हिंदू परिवार का क्या जो इस मामले में इंसाफ आज तक मांग रहे हैं, आज तक कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, कोर्ट के दरवाजे पर जा रहे हैं, क्या उनके लिए इंसाफ समाजवादी पार्टी के लिए वैल्यू नहीं करता है? देखिए हम देखिए न्यायालय के काम में कभी समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और खासतौर पे मैं कानून का विद्यार्थी हूँ, कभी नहीं भूलते। न्यायालय का हक सबको मिलना चाहिए, यही समाजवाद है। मैं उस लड़ाई में नहीं, उस लड़ाई की चर्चा नहीं करना चाहता हूं। मैं उस लड़ाई की करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश किस दिशा में जाएगा। उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पे चलेगा। मूल जो सवाल है प्रदेश के, बेरोजगारी, महंगाई, स्कूलों का बंद होना, 109 की जो महिलाएं उनका पीटना, उनका धरने पर उनकी विसंगति या वेतन विसंगति दूर ना करना, बहुत सारे जो मुद्दे हैं। और आज हम जो 185 लोग मारे गए उनका क्या? हम लोग अब ये उनके मुद्दे हैं, ये उनको ये तय, विवेक जी, ये तय आप और हम नहीं करेंगे, ये 125 करोड़ जनता तय कर देगी कि आज प्रदेश के लिए क्या मुद्दे हैं। हम लोग जनता के मुद्दों के साथ खड़े हैं। वो अगर इस देश के सोशल फैब्रिक को खत्म करना चाहते हैं योगी जी, तो उनको जनता जवाब देगी। हम लोग उन मुद्दों के साथ जाएंगे। जो जी 1978 में जब दंगे हुए तब तो योगी जी नहीं थे जोशी जी, तब तो जनता पार्टी की सरकार थी। देखिए हम कौन होते हैं रोकने वाले? अगर योगी जी किसी जख्म को हरा करके भारतीय जनता पार्टी की पिच बनाना चाहते हैं, ठीक है, क्या जख्मों को हरा करके 27 की पिच बनाई जा रही है? दीपक सोनकर आपके लिए सवाल, उसके बाद सैयद जवाद और रामदूत दास जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, जख्मों को किसने हरा किया और उन जख्मों पर जो मलहम लगाने की बात हमारे आदरणीय भुवन भास्कर जोशी जी ने करी, क्या आपने जो प्रशासन के ऊपर पत्थर बरसाए गए, गोलियां चलाई गई, उसकी चर्चा कभी करी? और आपने कहा दंगे भड़काने की बात कर रहे हैं, जख्मों पर मक्खन कुरेदने की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी क्या कुरेदने गए थे संभल के अंदर? आपके सहयोगी पार्टी के लोग राहुल गांधी जी क्या कुरेदने गए थे संभल के अंदर? और एक बात निकल के आई विवेक जी, हम लोग तो जोड़ने वाले हैं, हम लोग तो खोजने वाले हैं। हाँ, सही कहा इन्होंने, ये खोजने वाले हैं। 2012 से जब 17 तक सरकार रही तक किसको खोजा? मुख्तार अंसारी को। किसको खोजा? अतीक अहमद को। किसको खोजा? मुजफ्फरनगर के दंगइयों को। किसको सोचा? भ्रष्टाचारों की गैंग को। ये समाजवादी के क्रियाकलाप रहे हैं। विवेक जी, आज राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या हो गई है किसी भी दल की कि किसी भी हद तक हमारे जोशी भाई, बड़े भाई को उन 184 लोगों की मृत्यु पर किसी शब्दों की चर्चा नहीं करनी है। वो हमारे मुद्दे नहीं है, वो हमारी चर्चा नहीं है। भाई किसी के मृतक से क्या, तो ये इसकी चर्चा क्या थी? आप इस बात को डिनाई कर रहे हैं। और समाज के अंदर पहली बात तो ये है कि ये उत्तर प्रदेश है, ये हर हर महादेव का प्रदेश है, ये राधे राधे का देश है, ये जय श्री राम का देश है, ये बाबर का देश नहीं है। जो बाबर की अकंत्रताओं से यहां पर जो मंदिरों को तोड़ने का काम किया गया था वो नहीं होगा। ये उत्तर प्रदेश के अंदर जो मंदिरों को छुपाने का काम किया गया था, अगर आज उनकी प्रतिष्ठा के साथ, उनकी संस्कृति के साथ, उनके सनातन के साथ खिलवाड़ कोई करेगा, उसके साथ कार्रवाई करने का काम करेंगे। और इसी प्रदर्शन को उत्तर प्रदेश की जनता ने समझा है।
कि ये लोग 184 लोगों पर तो नहीं बोलेंगे, 78 के दंगों पर तो नहीं बोलेंगे, मगर ये चाल चलेंगे। एक विवेक जी 10 सेकंड की बात और करूंगा, ये गठबंधन की बात करें का जोड़ने की, ये राहुल गांधी जी को जोड़ पाए? संभल घटना में ही इनके राम गोपाल जी कहते हैं कि राहुल गांधी जी को क्या थी जाने की जरूरत, ये राहुल गांधी जी को जोड़ पाए? किसको जोड़ने की बात कर रहे थे? जनता को हमेशा इन्होंने तोड़ने का काम किया है। उत्तर प्रदेश की जनता ने इस कार्यकाल के अंदर, इस परिस्थिति के अंदर देख लिया कि किस तरीके से धर्म की राजनीति के लिए, जाति की राजनीति के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए समाजवादी पार्टी के लोग किस हद तक जाते हैं और किस तरीके से उन युवाओं को बरगला करके दंगे कराने का काम करते हैं, जो उत्तर प्रदेश की जनता जानती है और उत्तर प्रदेश की जनता लगातार उसका जवाब दे रही है। आप लोग किसका तुष्टीकरण कर रहे हैं? देखिए, ये तुष्टीकरण कौन कर रहा है तो सामने दिख रहा है ना। भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ के साथ चलती है। हमने अगर योजना में जोड़ा, हमने ये नहीं देखा कि किसी की योजना देनी चाहिए नहीं देना चाहिए। यहां तो देखा गया था समाजवादी पार्टी की सरकार में, मंदिर नहीं बनाए जाएंगे, कब्रिस्तान बनाए जाएंगे, मस्जिद बनाए जाएंगे, स्कूल विद्यालय नहीं बनाए जाएंगे, मगर कब्रिस्तान मदरसे बनाए जाएंगे। ये किसने तुष्टीकरण करा था? कौन एक धर्म की बात करता था? कौन थानों में केवल एक ही जाति के लोगों को पोस्टिंग करता था? कहां पोस्टिंग की सूचियां कहां से चली आती थी? तो ये प्रदेश की जनता ने इस बात को देखा है और इन बातों को प्रूव किया है। इसीलिए यही कानून व्यवस्था की सरकार थी उत्तर प्रदेश में 2012 से 17 तक किस तरीके का प्रदर्शन कहा था। आज पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़ा करते हैं, न्यायालय पर सवाल खड़ा करते हैं, लोकतंत्र पर सवाल खड़ा करते हैं, संविधान पर सवाल खड़ा करते हैं। मैं जोशी जी एक सेकंड में आ रहा हूं, मैं एक एक रिएक्शन ले लूं फिर आ रहा हूं आपके पास। सही है जवाब जी। विवेक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। और आज संभल पे चर्चा हो रही थी, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि लोगों को बाबरनामा पढ़ना चाहिए। अरे मैं कहना चाहता हूं कि बाबरनामा पढ़ने की सलाह देने वालों, देश का संविधान पढ़ाओ। देश के संविधान पढ़ने की बात कहो, वो नहीं कही जाएगी। और सदन में नारे लग रहे थे, और जिस सदन के अंदर आप बैठते हैं वो सदन भी संविधान से चलता है, लेकिन इन कभी आरएसएस वालों के मुंह से और भाजपा वालों के मुंह से जय संविधान जवाद जी आपकी आवाज के अंदर जी हाँ रही है, बोलिए जी। अगर सदन के अंदर जय संविधान के नारे लगते तो आज मैं समर्थन करता इस बात का, लेकिन जय संविधान के नारे नहीं लगेंगे। और वो इतिहास की बात कर रहे थे कि इतिहास के अंदर ऐसा हुआ वैसा हुआ, दुनिया भर की चीज हुई। तो भैया इसी देश के अंदर बौद्ध मठ को तोड़ा किसने, जैन मत को तोड़ा किसने, उसका भी इतिहास बता दी। बाबर से क्यों मोहब्बत है, बाबर का जिक्र पता क्यों बार बार करते हैं योगी आदित्यनाथ जी? क्योंकि मुगलों से अगर पूरा इतिहास डाला जाएगा तो मुगलों से किसकी रिश्तेदारी है, कैसी निकलती है, कौन मुगलों के साथ अपनी निस्बतदारी कर रहा था, मैं बाकायदा सबूत के साथ किसी दिन आ जाऊंगा। तो फिर जो है इतिहास बहुत खराब लगेगा और कड़वा लगेगा। बाबरनामा, बाबरनामा जिसको कह रहे हैं कि बाबरनामा, अरे बाबरनामे से कौन सी मोहब्बत है? अरे हम लोग ने भगा दिया, बाबर को भगाया पता किसने था और बुलाया किसने था? हो सकता वो रिश्तेदार ना निकला इनके जिन्होंने बाबर को हिंदुस्तान में बुलाया था, और किसके खिलाफ बुलाया था वो भी इतिहास बात कर ले। क्योंकि मैं विवेक भाई इसलिए बार बार कहता हूं, ये संघ के लोगों का, बीजेपी लोगों का 100 साल से कंफ्यूजन की स्थिति में चल रहे हैं। 100 साल में ये नहीं डिसाइड कर पाए कि हमको पैंट पहनना या नेकर पहनना है। 100 साल लगे इनको नेकर से पैंट तक आने में, और ये देश का इतिहास और भूगोल बताएंगे। तिरंगे का विरोध करने में इनको 52 साल लेकिन जवाद भाई एक बात बताइए, रामदूत दास जी के पास जा रहा हूं, करने में 52 साल तक। सही जवाब एक बात बताइए, 10 सेकंड दे दीजिए, आपने खत्म कर लूं जी। आपने 10 सेकंड तो देखिए। आपने कहा कि भाई जय श्री राम के नारे लगाए सदन के अंदर, इसी पार्लियामेंट के अंदर जय फिलिस्तीन के नारे लगे, आप लोगों ने कभी कुछ नहीं कहा। इसी पार्लियामेंट में लोग फिलिस्तीन वाला बैग लेके घूमते हैं, आप लोगों ने कभी कुछ नहीं कहा। जय श्री राम के नारे पर सुप्रीम कोर्ट ने आज पूछा कि जय श्री राम का नारा चढ़ाने वाला कैसे है। आज सुप्रीम कोर्ट का यह सवाल है। अभी बता, अभी रुक जाइए, याचिका पर सुनवाई चल रही थी, पे जवाब दे दिए ना। हाँ। जो जिन साहब ने बोला ना, हम उनकी पॉलिटिकल पार्टी के कोई प्रवक्ता ने ना उनको समर्थन करते हैं जी।
आ गई बात समझ में? आप उनको बुलाना चाहिए था जिन्होंने कहा हम सरकार के आलोचक हैं और सरकार से सवाल करते हैं और करते रहेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात कही कि लोगों को सीखना चाहिए। आज देश के अंदर इतिहास की बात कर रहे हैं, देश के अंदर रोजगार की बात कभी मुंह से सुनी इन्होंने? डेवलपमेंट की बात कर ली, मुझे तो हंसी आ गई। मैं तो नहीं, लेकिन मैं समझ रहा था कि मैं कितनी लेकिन बार हंसूं, सैयद जवाद, इतिहास को भुला कैसे दें? इतिहास को भुला कैसे दें? कौन भुलाता अपना इतिहास? जो अपना इतिहास भुलाता है वो अपना भविष्य तक नहीं लिख पाता है। इतिहास तो सबको याद रखना चाहिए और सही इतिहास याद रखना चाहिए, और अगर इतिहास के बारे में गलत पढ़ाया गया है तो उसको दुरुस्त भी किया जाना चाहिए। अरे सुनिए, सुन लीजिए, ये बताइए 100 साल में आरएसएस ने आज तक कौन सा इतिहास लिख दिया? इनको तो इतिहास से भी नफरत है, इनको देश के संविधान से भी नफरत है, इसको देश के तिरंगे से भी नफरत रही। अच्छा, वो इतिहास नहीं पढ़ा है जिन्होंने दलितों को मार मार के उनकी महिलाओं के सीने पर से अरे आप ये बताइए कि संभल से हिंदुओं का पलायन क्यों हुआ? आप कहां वहां चले जा रहे हैं? आप आज की तारीख में आइए ना। 46 साल तक मंदिर क्यों बन रहा? संभल से हिंदुओं का पलायन क्यों हुआ? इतिहास 1947 में देश क्यों बटा? इतिहास है ना। संभल में 19 दंगे क्यों हुए आजादी के बाद से लेकर आज तक? इतिहास है ना। बताइए, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आप इतिहास पर आइए लीजिए, मैं आपके सामने इतिहास रखता हूं। दे रहा हूं। अरे देखिए कितना शानदार दूंगा, आप फिर टोकेंगे मुझको अगर अनइंटरप्टेड देंगे। देखिएगा 2002 में किसने पलायन करवाया, 2002 में किसने मारा, 2002 का इतिहास कौन सा लिखा जाएगा? किसने लिखा है कि कालक बोध गया है कि आज तक नहीं छुटा है, छुट रही है। फिर 6 दिसंबर 2002 का इतिहास भी सब जानते हैं। अब मैं उसको बोलूंगा तो उसमें भी आपको आपत्ति होगी। 2002 का इतिहास भी सब जानते हैं और 1990 का इतिहास भी सब जानते हैं, 1990 का इतिहास भी सब जानते हैं। मुझे पता था। महंत रामदूत दास जी के पास जा रहा हूं। देखिए दिक्कत क्या है कि आप लोग इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए तैयार नहीं। अरे भाई साहब, गलत को गलत कहने में हर्ज क्या है? आप 10 सेकंड देने को तैयार नहीं। मैंने दिया आपको 10, मैंने आपको 30 सेकंड दिया, लेकिन गलत को गलत कहने में हर्ज क्या है? रामदूत दास जी, मैं 1 सेकंड आ रहा हूं, समय लिमिटेड है। मैं 1 सेकंड, सह जवाब जी, रामदूत दास जी, बस जवाब जी 1 सेकंड, जवाब जी 1 सेकंड, रामदूत दास जी। विवेक जी, कहीं ना कहीं आज भारत में ये जो राजनीतिक विश्लेषक के नाम को लेके एक मुस्लिमों की पैरवी करने वाले लोग, पहली बात तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आप किसके हैं। भाई ये लड़वाने झगड़वाने, हिंदू क्या कर रहा है, दलितों के साथ क्या हुआ, या कौन क्या कर रहा है। भाई अगर इस इतिहास पे जाए ना तो कहीं ना कहीं जिस संविधान की आप बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं ना, वही संविधान आपको कहीं का ना छोड़ेगा। और रही बात, आपने एक बात और कही कि संतों की, संतों को टारगेट मत किया कीजिए आप। संतों को निक्कर पहनने का या अचला पहनने का ढंग आया हो ना आया हो, लेकिन आपका अचला जरूर उतर जाएगा अगर जिस दिन संविधान के तहत आपके घर में घुस गए ना। तो ये जो बातें हैं, ये आप 1991 एक्ट जो लेके घूमते रहते हैं, जो संविधान के हवाले जो कांग्रेस ने आपको अभी तक सपोर्ट किया, भाई आज आपकी क्यों चल रही है? क्या है ना कि एक तो प्रदेश का मुखिया होने के नाते और साथ में वो साधु स्वरूप में है, तो आज वो राम की बात कर रहा है, खुल के बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये बुरा लग रहा है। और दूसरा एक और संकट है आपके लिए, कहीं ना कहीं आपको ये तो ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश में आपकी कितनी बेनामी प्रॉपर्टी है, कितने मुस्लिम पल रहे हैं। जितना ये आप बोलने का दम रख रहे हैं ना, अगर उसी संविधान का भरोसा ले लिया ना, उसी संविधान का सहारा ले लिया ना किसी हिंदू ने, तो सर छुपाने के लिए और कब्र में लेटने के लिए जगह ना बचेगी आपके पास। दूसरी बात, कहीं ना कहीं हम अभी तक संत रामदूत दास जी, देखिए मैं आपको इसलिए ठोक रहा हूं क्योंकि बात फैक्ट पे होनी चाहिए, बात इस तरह की नहीं होनी चाहिए जो उकसावे वाली लगे या भड़काने वाली लगे। मैं बात कर रहा हूँ सही जवाब में बात कर रहा हूँ ना, मैं बोल तो रहा हूँ उनको कि नहीं इस तरह की बातचीत नहीं होनी चाहिए। अरे जवाब जी बोल तो रहा हूँ यार, थोड़ा टाइम दीजिएगा तब ना सर। आप 1 सेकंड, रामदूत दास जी, मैं कभी भी किसी को पर्सनली टारगेट नहीं करता, लेकिन इन्हें भी अपनी शब्दावली पर ध्यान देना चाहिए कि किसी संत के लिए, उसके पहनावे के लिए, उसकी सोच के लिए आप क्या बोल रहे हैं। आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए।
आप शांत हो जाइए। नहीं बताओ क्या मुझे करोगे? पता है मैं क्या कह रहा ये हूँ। नाथुराम गोडसे का समर्थक यहाँ पर बैठा रखा है, आपने लोगों को मारने की बात कर रहा है। यही लोग हैं जो आप मारने अभी तक काटने की बात कर रहे हैं। आप और अभी हमको आप कहते हैं अभी तक कि बहुत कौन लोग अच्छी तैयार बातें के कर रहे सामने बैठा हुआ है, थे। आप अभी इतना तक बहुत फैलाने की अच्छी मारना बातें और कर रहे काटने थे की बात किसी कर के रहा है। लिए। और आप आपने अभी किसी तक का किसी इनका के बात धर्म करते के हैं लिए यहाँ पर। बहुत अच्छा बोल रहे थे। आप अभी तक एंकर किसी को के गाली धर्म को, करके बात किसी कर की रहे हैं। सोच को, किसी के पहनावे को, किसी की नहीं, बात फैक्ट पे होनी चाहिए। मैं बहुत दोनों अच्छी पैनलिस्ट से बात रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। रहे थे आप। मैं दोनों पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बात फैक्ट पे होनी चाहिए। फैक्ट पर आइए। मैं भी बात फैक्ट पे कर रहा हूँ, फैक्ट पे आइए। फैक्ट बेसिस बात कीजिए, तथ्यात्मक बातें कीजिए। डिबेट में भी थोड़ा वजन आएगा। फैक्ट पे आइए। रामदूत दास जी, जी जी, बात कर पाएंगे बात यहाँ एक सेकंड जवाब जी, एक सेकंड, लिमिटेड टाइम है। एक सेकंड जवाब जी, एक सेकंड जवाब जी, एक सेकंड जवाब जी, एक सेकंड सुन लीजिए, प्लीज काम डाउन, एक सेकंड। हाँ, बात यहाँ आपने शुरुआत की जो डिबेट में सुन रहा था कि 1978 में 180 हिंदुओं की जो हत्या हुई, क्या उसमें किसी के लिए सद्भावना जागृत नहीं हुई? पहली बात। आज संभल की हिंसा का किसकी हत्या कर रहा है? मणिपुर के ऊपर कहे के लिए नहीं बोल रहे? मणिपुर में आज भी आप सुन लीजिएगा, ऐसे बहुत से, मुझे भी चीखना चिल्लाना आता है, मुझे भी चीखना चिल्लाना आता है, मैं बहुत सा बोल दूंगा फिर नहीं, बहुत कुछ बोल दूंगा। सही जवाब। बात सीएम योगी के बयान पर हो रही है। ठीक है, आप लोग दोनों देखिए, आप लोग दोनों आपस में अगर कॉन्फ्लिक्ट करेंगे तो मैं डिबेट कैसे आगे बढ़ाऊंगा? सुनिए ना मेरी बात सुनिए ना। सैयद जवाद, एक सेकंड। मणिपुर में कौन कर रहा है अभी? सैयद जवाद, मणिपुर में कौन कर रहा है? सैयद जवाद, मणिपुर में कौन कर रहा है? सैयद जवाद 1980 से लेकर सैयद जवाद मेरी बात सुनिए। 1970 मेरी बात तो सुनिए आप। मैं जवाब, आप मेरा सवाल तो सुनिए। 1978 में जब संभल में हिंसा हुई, 1980 से 1989 तक हिंसा मणिपुर में कौन है? सुनिए ना सर, कौन कर रहा है? मैं वही तो बता रहा हूँ, मैं वही तो बता रहा हूँ। बात मणिपुर की नहीं हो रही है, बात संभल की हो रही है, जो योगी आदित्यनाथ ने आज बयान दिया है। मैं जोशी जी के पास जा रहा हूं, एक एक करके। देखिए, इस तरह से लगातार बोलते रहेंगे तो डिबेट का कोई नतीजा होगा नहीं। पक्ष और विपक्ष को जानने का तरीका होता है कि जब हम एक कोई बोले तो दूसरा उसको सुने। मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक एक करके बोलिए। बात मणिपुर की नहीं हो रही, बात संभल की हो रही है। हर मुद्दा इस देश के लिए गंभीर है, जितना मणिपुर गंभीर है उतना संभल भी गंभीर है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। जोशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जोशी जी, नहीं संभल है, हम कह रहे हैं, लेकिन आप बार बार एक इल्जाम लगा रहे हैं, एक पूरा ध्रुवीकरण का मुद्दा बना रहे हैं। मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि चलिए 78 में अगर कुछ भी हुआ होगा, गलत हुआ होगा, जो भी हुआ, लेकिन अभी मणिपुर में कौन कर रहा है? कौन किसके जो है इबादत गांव को तोड़ रहा है? चलिए बता दीजिए। संभल क्यों जरूरी नहीं है? अगर मणिपुर जरूरी है तो संभल क्यों जरूरी नहीं है? आप मुझे बताइए ना, आप मुझे बताइए। जब वहां पर 35% आबादी थी, आज 20% क्यों रह गए? क्या रीजन था? इस पर कोई बात नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? आपके हिसाब से मुद्दे चुने। मणिपुर पे हमने बात नहीं की, मणिपुर में हमने आपको भी बिठाया, हमने डिबेट की मणिपुर पे। हम हर मुद्दे पर बात करते हैं, इस मुद्दे पर भी बात होगी। आप ये सेलेक्ट नहीं करेंगे कौन से मुद्दे पर बात होगी, कौन से मुद्दे पर बात नहीं होगी। सारे मुद्दों पर बात होगी। जहां लोग परेशान हैं, जहां न्याय की बात है, जहां इंसाफ की बात है, वहां बात होगी। जहां इक्वालिटी की बात होगी, वहां होगी ये बात, बिल्कुल बात होगी। हर सवाल पर हम सवाल पूछेंगे। जोशी जी, आप मेरी बिल्कुल होना चाहिए। मैं सब कुछ बात करने को तैयार हूं, कुछ करके बात करिए। ठीक है, मैं जोशी जी का जवाब ले लेता हूं। जोशी जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी ने कहा कि वो इन लोगों के विचार पर चलना चाहते हैं। ये उनका विषय है, वो किस किन के विचारों पर चलना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया, महात्मा गांधी, अंबेडकर साहब, नेताजी के बताए हुए मार्ग पे चलना चाहती है, और वो जो रास्ता है वो धर्मनिरपेक्ष। और जिस विषय में आज आपने चर्चा चलाई है, उस विषय में कहना चाहता हूँ, ये मुस्लिमों का वो पक्ष को देखिए आप कि वो मंदिर सुरक्षित है, वहां पर जो ताला लगाता है एज इट इज कंडीशन में है, मूर्तियां कोई भी खंडित नहीं हुई। लेकिन निश्चित तौर पे कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को ये पसंद नहीं है कि ये सौहार्द कैसे बच गया, ये मंदिर कैसे बच गया, और निश्चित तौर पे उसमें अपनी राजनीतिक पिच देख रही है जो प्रदेश के हित में नहीं है। प्रदेश में अगर हम 7 साल का माननीय योगी जी का कार्यकाल देखते हैं तो इनके हाथ काली हैं, तो इनको लगता है कि किसी प्रकार धार्मिक उन्माद फैलाकर हम धार्मिक पिच पर खेलकर अपने आप को 2027 में बताएंगे। लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, 25 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता ने 2024 में जो जवाब दिया है, 2027 में इससे भी अच्छा जवाब देगी, ये पूरा हमें विश्वास है। क्योंकि देश और प्रदेश
आगे बढ़ने में विकास चाहता है। वो चाहता है कि जो भी कमियां रही, किसी भी एंगल से कमियां रही, उनको ना छोड़कर एक नया रास्ता बने, विकास का बने, विद्यार्थियों के लिए बने, एक छोटा सा सवाल जोशी जी, एक छोटा सा सवाल। जी। अगर इतिहास से सबक नहीं लेंगे तो घटना की पुनरावृत्ति हो सकती है ना, तो एहतियात तो जरूरी है। वो आज योगी जी अब एक संवैधानिक पद पे है। वो मटके, ठीक है, वो मटके थे, लेकिन उनको उसके ऊपर निकलना पड़ेगा। 25 करोड़ लोग उनसे जवाबदेही मांग रहे हैं, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, परीक्षा लीक पे, जो स्कूल बंद हो रहे हैं उन पर। और आज आप देखिए, हम हंगर स्ट्राइक में हम लोग कहां पर खड़े हैं। आप ये बताइए, वुमेन अगेंस्ट क्राइम में उत्तर प्रदेश कहां खड़ा है। सारी बात आपकी मान ली जोशी जी, मैंने मांगना चाह रहे हैं, सारी बात मान ली, लेकिन अगर 78 से सबक लिया होता तो संभल की ये तस्वीर नहीं होती जो अभी 1 हफ्ते पहले सर्वे के दरमियान हुई, 2 हफ्ते पहले। अगर उस घटना से सबक ली होती तो, अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहता तो। मैं विवेक जी बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, सर्वे तो ठीक ठाक हो गया था, लेकिन जो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसके अनुसार जो पिच तैयार करना चाहते थे, वो पिच तैयार नहीं हो रही थी, तो इसलिए अगेन सर्वे कराकर उसे धार्मिक उन्माद सरकार की शासन प्रशासन के। नहीं, योगी जी कह रहे थे कि जुमे की नमाज के दिन धार्मिक उन्माद फैलाया गया, वो मस्जिद के अंदर से तकरीर करके। विवेक जी, हम लोग कानून के विद्यार्थी, हमने अध्ययन करा है, पहले सर्वे हो चुका था, सभी ने वहाँ के स्थानीय लोगों ने, हिंदू मुसलमानों ने सहयोग करने का काम करा। जानबूझकर संबल उछाला जा रहा है। दीपक सोनकर जी, देखिए, जानबूझ करके संबल विवेक जी कौन उछाल रहा है, इसकी तो न्याय कमेटी है, जांच करेगी और जो दोषी उस पर कार्रवाई होगी। हमारे भाई आदरणीय भास्कर जी ने हमेशा से पिच की बात करी, पिच की, ये पिच तैयार हो रही है। भैया, पिच कौन तैयार कर रहा है? आप किस तरीके से तुष्टीकरण के नाम पर समाज में एक तरफा तुष्टीकरण के नाम पर एक वोट बैंक के लिए पिच कौन तैयार कर रहा है? ये समझने की आवश्यकता है। इस संभल के अंदर आपने 1978 के अंदर जो 184 लोगों को मार दिया गया था, उस पर कोई बात नहीं कही। लगातार 78 से लेकर 72 से लेकर के 95 से लेकर के 90 तक हिंदुओं के साथ नरसंहार किया गया, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। आप दंगों पर कोई बात नहीं करेंगे, आप किसी पर कोई बात नहीं करेंगे, आप राम गोपाल मिश्रा जी के नहीं जाएंगे, आप अयोध्या में हुई घटना में उस बहन के घर नहीं जाएंगे, आप जाएंगे तो संभल जाएंगे। आपको कौन कसाब जैसे लोग मासूम नजर आते हैं? संभल में दंगे जो पुलिस, लेकिन आप भी तो एक ही तरफ वाले के लोगों के घर जाते हैं। ये सवाल तो आपसे भी पूछा जा सकता है दीपक सोनकर जी। देखिए, आप तो बात सबका साथ सबका विकास की करते हैं। हमने निश्चित तौर पर बात सबका साथ सबका विकास की बात करी। जो पीड़ित है, जो दुखी, हम उसके सबके साथ, और आज सरकार ने उसको साबित करके दिखाया है। सरकार ने उसको प्राथमिकता पर देने का कार्य किया है। आज उस गरीब को भी आवाज मिला है, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। आयुष्मान कार्ड उसको भी मिला हो, चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। उत्तर प्रदेश सरकार में हमने भी देखा था कि एक और मस्जिद तो बनवा दी जाती थी, मगर कभी किसी विद्यालय को बनाने का काम नहीं किया था। कब्रिस्तान तो बना दिए जाते थे, कभी किसी विद्यालय को बनाने का काम नहीं किया था। जी, मुझे लगता है वो ठीक है। जोशी जी इसका जवाब फिर रामदूत जी के पास जा रहा हूं। जोशी, अखबार पढ़िए, कितने विद्यालय बंद हो गए, बस्ता छीन लिया सरकार ने आपकी। 7.5-8 साल की योगी सरकार ने बस्ते छीनने का काम करा है। हम लोग तो स्कूल प्राथमिक विद्यालय का जो दृश्य था, प्राथमिक विद्यालय का जो दृश्य समाजवादी पार्टी छोड़ गई थी, उस दृश्य को बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। 3 लाख से ज्यादा एक करके रामदूत जी के पास आऊंगा जल्दी से। जोशी जी जल्दी से, बदलाव करने का काम, जोशी जी जल्दी से। और आप क्या बात करते हैं? सोनकर जी, इतना पक्षधर्मी ठीक नहीं है। ये समाज, सोनकर जी, ये देश देखता है। आपको भी इसी समाज में रहना है, हमको भी इसी समाज में रहना है। इस वोट ठीक बात है। राजनीति के लिए जोशी जी जल्दी से, जोशी जी रामदूत जी को स्क्रीन पे लीजिए। एक सेकंड जोशी। सोनकर जी, कम से कम विपक्ष को आपके प्रधानमंत्री जी नहीं बोलने दे रहे, योगी जी नहीं बोलने दे रहे, कम से कम आप तो बोलने दो। आप तो मैं उम्र में बड़ा हूं, कम से इसीलिए आज मैं बोलने दो। तभी सदन में फिलिस्तीन का बैग लेकर के जाते हैं लोग। आप मेरे छोटे भाई भी हो, कम से कम हमें बात रखने दीजिए। आज सभी मोर्चों पर आप फेल हो चुके हैं। आप लोग बहाना ढूंढ रहे हैं, आप लोग ऐसी पिच तैयार करना चाहते हैं। नफरत बिल्कुल तय करा है। 24 में दिख रहा है कौन 37 सीट के साथ। ठीक है, मैं रामदूत जी के पास जा रहा हूं, समय सीमित है। रामदूत जी, क्या हिंदुओं की बात करना भी अपीसमेंट है? एक से लेके करके रामदूत जी, क्या हिंदुओं की बात करना अपीसमेंट नहीं है?
रामदूत जी। देखिए, समस्या ये है ना विवेक जी कि हिंदुओं की बात कोई करना नहीं चाहता। 78 से लेके अभी तक कोई बात नहीं हुई। अभी ये दौर आया है कि हिंदुओं की बात होने लगी है, उससे कहीं ना कहीं बहुत लोगों को समस्या हो रही है। जोशी जी ने एक बात कही जो कहीं ना कहीं एक विचारणीय मुद्दा बनती है कि उन्होंने कहा कि देखिए इसमें भी उन्होंने मुस्लिमों की वाहवाही कर दी कि मंदिर 48 साल से बंद है लेकिन खंडित नहीं हुआ। तो मेरा एक सवाल है कि आखिर मंदिर बंद ही क्यों हुआ? जब मुस्लिम इतने हिंदू के लिए सौहार्द वाले हैं और इतना अपनापन रखते हैं, तो वो ऐसी क्यों नौबत आई, क्यों उसमें 180 लोग मारे गए, क्यों वो मंदिर बंद करना पड़ा? और आज भी आप उन्हीं की तरीके से बोल रहे हैं कि नहीं इसमें उनकी भी वाहवाही है कि वो मंदिर खंडित नहीं हुआ। तो संभवतः क्या है कि आज देश का वो माहौल बन गया है कि राजनीतिक पार्टियां सिर्फ वोट बैंक की बात करती हैं, उन्हें ना विशेष किसी व्यक्ति से मतलब है, ना विशेष किसी धर्म से मतलब है। लेकिन कहीं ना कहीं ये देश में थोड़ा बदलाव आया है, माहौल बदला है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पहले मुसलमान मुसलमान होता था, आज हिंदू मुसलमान दोनों हो रहा है, मतलब दोनों की बात की जा रही है। हाँ, ये स्वाभाविक है। आज विपक्ष मुसलमान को पकड़े बैठा है। भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम बोल रही है, तो कहीं ना कहीं पार्टियां आपस में टकरा रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें और इसी टकराव का नतीजा है कि इस तरह से तस्वीरें भी सामने आ रही है और ये बयानात भी दिख रहे हैं। अब दोनों पक्षों की बात की जा रही है। ठीक है, रामदूत जी बहुत बहुत धन्यवाद, और जोशी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन संभल का ये मामला और आगे जाएगा, ये बात तो तय है। और संभल में जब एएसआई पहुंचेगी